ओके। तो ये नोट्स बना सकते हो फटाफट, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 3 कर्म मैंने बताए हैं और हमारा जो काम है ज्योतिष के माध्यम से, वो प्रारब्ध कर्म की मदद से, यानी कि जो इंसान पिछले जन्म जितने भी हैं उनमें से जो संचित कर्म है उसमें से जो इस जन्म में मिलता है उसे प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध से क्रियमन कर्म क्रिएट करते हैं। तो ज्योतिष इन तीनों में से किसके ऊपर काम करता है? वो काम करता है क्रियमन कर्मा के ऊपर। यानी कि कुंडली जो बनती है वो बनती है हमारी प्रारब्ध के ऊपर, प्रारब्ध पे कुंडली बनती है और जो रेमेडीज हैं वो क्रियमन कर्म की होती हैं। ये आप नोट कर लेना शॉर्टकट में। अगला है कि यूनिवर्स और चेतना के बीच में ज्योतिष काम करता है। ये यूनिवर्स ब्रह्मांड के अपनी चेतना है जिसको काल पुरुष बोलते हैं। काल पुरुष के लिए ये मैंने बनाया है, इसको मैं समझाऊंगा। काल पुरुष का मतलब है जो पृथ्वी है बीच में, इस काल पुरुष में जो पृथ्वी बीच में है, इस पृथ्वी के चारों तरफ 360 डिग्री होते हैं और 360 डिग्री को यहाँ पे अगर देखेंगे तो जितने भी हेवनली बॉडीज हैं अराउंड द अर्थ, इस पृथ्वी के चारों तरफ, चाहे वो सूर्य, चंद्र, मंगल, जितने भी ग्रह हैं, वो सभी अलग अलग अपने आप में एक चेतना है, कंबाइंड, मतलब सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। उस सिस्टम का नाम है काल पुरुष। तो ये काल पुरुष है पृथ्वी के चारों तरफ। और ये मेष है, यानी कि जो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक ये मेष होता है, एरीज। उसके बाद दूसरा जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ये टॉरस। तो 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां आपको मैसेज में मिल जाएंगी, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इस काल पुरुष का जो स्वरूप है, पृथ्वी के चारों तरफ चेतना जो फैली हुई है, उसका स्वरूप सर्कुलर होता है। और उसमें मेष राशि को मेष क्यों कहते हैं ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में समझाऊंगा। कि जो मेष है ये मंगल की राशि है। पहला जो नक्षत्र होता है इसमें 0 डिग्री से जो स्टार्ट होता है वो है इसका केतु का नक्षत्र है, वो फर्स्ट नक्षत्र केतु का है। क्योंकि यहाँ पे इसका जो है आप देखेंगे कि जो ऊर्जा का स्टार्टिंग है, यहाँ पे ये जो मेष राशि है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इस चेतना में ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड की जो शुरुआत है वो फर्स्ट पॉइंट चेतना ऊर्जा से है, E = mc²। और ये ऊर्जा जो है हर पार्टिकल के अंदर है, चेतना है। इसको बोलते हैं यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। मतलब जो भी इस ब्रह्मांड में घट रहा है वो हर कण में घट रहा है। इसका मतलब ये जो ब्रह्मांड है यही चीज हमारी कुंडली में भी है। ये कुंडली जो होती है, मैंने बताया था कि जो कर्म के 3 हिस्से हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमन। तो जो कुंडली है जो हमारी बनती है वो प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग बनती है और हम जो रेमेडीज बताते हैं वो क्रियमन कर्म को चेंज करने के लिए बताते हैं। ये नोट कर लेना, ये हो गया। और एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि हमारा जो जन्म होता है, ये जो जन्म होता है, जन्म यानी कि बर्थ जो है वो एक्चुअली लॉजिकल माइंड का बर्थ होता है। मीन्स हमारी जो सोल है उसका बर्थ नहीं होता है, सिर्फ माइंड का। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसको मैं बाद में और अच्छे से बताऊंगा। जो आपको एक चार्ट दिखा देता हूं मैं, अगर आपको समझ में आएगा ये चार्ट, आप इसमें देख सकते हैं। थोड़ा नज़दीक से मैं दिखा देता हूं इस चार्ट को। इसमें ये जो है सूर्य, चंद्र और यहाँ पे 7 कलर्स, ये सन है, ये मून है, ये बाकी प्लैनेट्स हैं, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा मन है और ये शरीर है, सोल, मून और बॉडी। थोड़ा जल्दी में लिखा है लेकिन आपको 1 मिनट में ये चीज़ समझना है कि कुंडली के अंदर जो सूर्य है, जो आत्मा है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी कि कुंडली में सूर्य को हम बोलते हैं इनएक्टिव, बट कुंडली में जहाँ भी बैठेगा वो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी लाइफ का। और चंद्रमा जहाँ पे बैठता है वो लाइफ में रिसीवर है। अगर आपका सूर्य अच्छा है लेकिन चंद्रमा कमजोर है तो उसकी ऊर्जा उसको नहीं मिलेगी। तो सूर्य का पोजीशन हमारी आत्मा की मजबूती के लिए होना चाहिए और चंद्रमा जो है वो रिसीवर है। चंद्रमा का इंपॉर्टेंस सूर्य से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ का जो पूरा केंद्र है वो चंद्रमा है, ये रिसीवर है एक्चुअली। ये जो है ये ट्रांसमीटर है
ट्रांसमिट का मतलब ये ऊर्जा को भेजता है, यानी कि सूर्य प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, ये ट्रांसमीटर है। ये मन रिसीवर है, यहाँ पे रिसीव करता है, और इसको प्रोसेस करने के लिए बुध होता है, यानी कि मर्क्यूरी। ये आप नोट कर लेना कि जो हमारा मन है, सबसे पहले कोई भी भावना हमारे जिंदगी में, समझ लीजिए कि कुंडली में किसी को योग है कि बहुत सक्सेस होना है या कोई भी योग बनता है, उस योग की जो शुरुआत है वो सूर्य से होती है। यानी कि उसकी जो अंकुर है, उसकी जो बीज है, उसका जो रीजन है, उसका जो सोर्स है, ओरिजिनेशन है, वो सब कुछ सूर्य से है। वो एक वाइब्रेशन के फॉर्म में, एक एनर्जी की फॉर्म में जाता है चंद्रमा के ऊपर। यानी कि भावना आती है मन में। जब मन में भाव आते हैं वो बचपन से शुरू हो जाते हैं, और वो भाव अगर किसी का चंद्रमा मजबूत है और साथ में बुध भी अच्छा है, तो क्या होगा कि आपका जो प्रारब्ध कर्म है, जो आपको लाइफ में कुछ भी पहले आपने पिछले जन्म में, ये पिछला जन्म होता है, ये प्रेजेंट है, ओके। कुंडली में आप याद रखें, जो कुंडली है उसके अंदर जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा वर्तमान है, टुडे, आज। पांचवा भाव ये जो है फिफ्थ हाउस, ये पिछला जन्म है, मतलब हमारा प्रारब्ध कर्मों का कलेक्शन इसके अंदर है। और जो नाइन्थ भाव है, नाइन्थ भाव भाग्य स्थान, ये हमारे भविष्य को बताता है। तो ये एक साइकिल है। साइकिल कैसे है कि हम जो भी लाइफ में सोचते हैं वो यहाँ से शुरू होता है और इसी साइकिल में घूमता रहता है, इसलिए इसको कुंडली कहते हैं। अगर हमने सोचा कि मुझे आपसे 2 साल बाद मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, तो थॉट यहाँ पे आएगा प्रेजेंट, और उसको सपोर्ट मिलेगी पास्ट के एफर्ट से, मतलब आपने पहले कितनी मेहनत की है पिछले जन्म में, अगर उसी फील्ड में जाते हैं तो ये आपको मदद करेगा पिछला जन्म, और फिर आपको भविष्य, ये 9th भाव। तो ये मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा। मेरा मकसद है आपको समझना कि हमारा जो जन्म है वो सबसे बड़ा रोल है चंद्रमा का, मतलब मन जो है वो सबसे बड़ा, इसलिए कुंडली में जो है चंद्र कुंडली का बहुत बड़ा योगदान है, ये आप याद रखें। और चंद्रमा जो है ये मन से बना है, मन। और यहाँ पे आप देखेंगे बुध मर्क्यूरी, इसको चंद्रज बोलते हैं। चंद्रज मतलब चंद्रमा से पैदा हुआ, ये बुध है। जो हमारे विचार आते हैं मन में, उनको प्रोसेस करने के लिए बुध है। उसके बाद ये आत्मा है यानी सूर्य, ये मन है यानी चंद्रमा। उसके बाद ये सूर्य जब प्रिज्म, ये जो देखोगे आप चंद्रमा मैंने त्रिभुज जो बनाया, एक्चुअली ये प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब होता है कि प्रकाश को, लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देना। तो जो ये मन है वो प्रिज्म की तरह काम करता है, ओके। जो प्रिज्म है ये मन की तरह काम करता है, और हमारा जो मन है वो क्या करेगा कि जो हमारे भावनाएं आती है हमारी लाइफ में, जो भी थॉट आते हैं, विचार आते हैं, वो सब चंद्रमा से होकर जाते हैं। तो ये आप नोट कर लें इस बात को कि आपके कोई भी कुंडली में आप सबसे ज्यादा देखेंगे चंद्रमा को। समझ लीजिए कि कुंडली में चाहे कितने भी राजयोग हैं, अगर चंद्रमा डिस्टर्ब है, ओके। रिकॉर्डिंग चालू है पूजा जी? हाँ नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग पहले, जी आप चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपके पास मिल जाएगा बाद में, लेकिन ऑडियो बंद कर देना। हाँ जी, तो आप इतना नोट कर लें याद करके। मेरी आपको आवाज आ रही है इंदु जी? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। हाँ ठीक है। तो आज पहला दिन है, जो भी कमियां होंगी अगले वीडियो में, अगले कल सेशन में ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा जल्दी में मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी कुंडली आप देखते हैं तो याद रखें कि चंद्रमा का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। जो बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे जो हैं उसी से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मन, हमारे थॉट। और अगर वैसे चक्रों के हिसाब से देखें तो ये जो हमारी आंखों के बीच का जो पॉइंट है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, ये जो है यहाँ पर, इसको थर्ड आई बोलते हैं। ये चंद्रमा का फॉर्म होता है। फॉर्म मतलब कि आपका जो केंद्र है, यानी कि थर्ड आई, त्रिनेत्र, सूर्य यानी आत्मा ऊपर है, वो एनर्जी लेता है, वो आती है हमारी आंखों पे बीच में, वो ऊर्जा फिर नीचे के चक्रों में डिवाइड हो जाती है या फिर बाकी के ग्रहों में। इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा विज्ञान आता होगा, साइंस आता होगा, तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य से चंद्रमा पे गया ऊर्जा, एंड एनर्जी उसके बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है VIB, ये 7 कलर्स आपको याद होंगे, VIB, GYOR, ये वाला चीज आपको याद रखना है। ये ड्राइंग आप बना सकते हो। ये ड्राइंग अगर आपको इसमें दिख रहा है, सेम चीज, हमारी आत्मा है, ये मन है, चंद्रमा है, और ये बाकी के सारे ग्रह हैं। तो कुंडली में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियम, माध्यम। आपको कोई भी दुनिया में, जैसे कि आपके घर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे फैमिली है, लेकिन अगर आपका खुद का जो माध्यम है, मीडियम है, जिससे आप एनर्जी लेते हो, आपको देने वाले बहुत है एनर्जी, लेकिन आपको एनर्जी लेने वाला जो है वो चंद्रमा है। तो याद रखें कुंडली में चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चंद्रमा का रोल ज़्यादा है। इसको मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली।
चार्ट के थ्रू, लेकिन अभी ये समझ ले। उसके बाद जब कोई लाइट प्रकाश आता है और चंद्रमा कैसे काम करता है, प्रिज्म की तरह। ये ट्राइंगल जो बनाया मैंने प्रिज्म है, प्रिज्म की तरह है। दिस प्रिज्म इज वर्किंग एज ए मून, मन, और ये 7 रंगों में डिवाइड होता है। 7 रंग आपने देखे होंगे जो इंद्रधनुष बनता है। अब इसके अंदर उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, VIBGYOR विद ज्योर, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इनका कलर वाइज भी आप याद रखें कि जो फर्स्ट के 2 हैं रेड एंड ऑरेंज, ये मंगल के अंडर में है, येलो गुरु है, ग्रीन बुध है, ब्लू इंडिगो वायलेट सैटर्न है। इसके ऊपर जो बियॉन्ड है, नीचे की तरफ केतु है, ऊपर की तरफ राहु है। ये क्या है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है चंद्रमा, उसके बाद यहाँ पे हमने हमारी जिंदगी में जितने भी कुछ एक्शन होते हैं, समझ लीजिए कि आपके मन में भाव आया कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो ये चंद्रमा के मन में भाव आया, लेकिन ये भाव को प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई कैसे बनेंगे एस्ट्रोलॉजर, कैसे सीखेंगे, तो हमें कांटेक्ट करना होगा, सब कुछ करना होगा, तो कम्युनिकेशन। तो चंद्रमा के सबसे नजदीक जो है वो सबसे ज्यादा काम करने वाला प्लैनेट है बुध, मर्क्यूरी। तो याद रखें कि चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुध का है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा और बुध मजबूत हैं तो ये सबसे अच्छी बात है कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। अभी बाकी जो प्लैनेट होते हैं, शनि, राहु, केतु, इनका हम इंपॉर्टेंस बहुत बताते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा और बुध मजबूत हैं तो सारे ग्रहों की निगेटिविटी अपने आप कम हो सकती है। तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, और इस फॉर्मूले को याद रखना, ये एक तरह से फॉर्मूला है, मंत्र है ज्योतिष को समझने का। मतलब आप जब भी किसी का प्रेडिक्शन करें तो चंद्रमा देखें, दूसरा बुध देखें। किसी का चंद्रमा निगेटिव प्लैनेट से घिरा हुआ है लेकिन उसके ऊपर अच्छी दृष्टि है, हो सकता है जैसे किसी का चंद्रमा के साथ राहु है, मंगल है, शनि है, लेकिन वही शनि या चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी हो, यानी कि कुंडली में 1, 5, 9 इनका अगर स्वामी है चंद्रमा खुद या फिर उसके साथ बैठा हुआ निगेटिव प्लैनेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि अगर त्रिकोण का मालिक बनके शनि चंद्रमा के साथ बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसमें निगेटिव नहीं सोचना है। और इसमें जो मैंने नीचे रेड कलर से लिखा है, ये आप याद कर लें कि जो फर्स्ट है ये है बॉस, यानी कि जो सूर्य है ये इनएक्टिव होता है, ज्योतिष में इसको बोल सकते हैं इनएक्टिव, मतलब जो काम ना करे। लेकिन ये सूर्य क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूर्य अच्छा होगा तो आपकी आत्मा, विल पावर अच्छी होगी। मतलब आपकी विल पावर, जैसे कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी काम देता है। उस टाइम पे प्रॉब्लम आने पे सूर्य जब भी प्रभावित होगा तो आपकी जो आत्मा है वो डाउन होगी, उसके साथ साथ सूर्य से जितने भी जुड़े हुए फैक्टर हैं वो बाद में मैं बताऊंगा, वो सारे कमजोर हो जाएंगे। चंद्रमा से जुड़े हुए फैक्टर जो होते हैं, अगर चंद्रमा कमजोर है तो उससे जुड़े फैक्टर कमजोर हो जाते हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, ये पॉइंट आप नोट कर लें, जिनका भी चंद्रमा कमजोर होता है, नंबर 1 उनको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं, खांसी नजला जुकाम जल्दी हो जाएगा और कफ की प्रॉब्लम हो जाएगी। मन उनका बहुत जल्दी चेंज होगा, वो थोड़ी देर में कुछ समझेंगे, फिर कुछ थोड़ी देर बाद मूड चेंज हो जाएगा, मूड बहुत जल्दी चेंज होता है जिनका भी चंद्रमा कमजोर है। और चंद्रमा कमजोर कैसे है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे इतना याद रखें, 6, 8, 12 ये तो नॉर्मल पोजिशन हम बोलते हैं, बाकी जगह पे अगर निगेटिव प्लैनेट के साथ है तो कमजोर माना जाएगा। ठीक है, 6, 8, 12 में एक नेचुरल प्लेस है जहाँ पे कमजोर होता है चंद्रमा। तो ये फॉर्मूला लिखे, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही छोटे फॉर्मूले, पर्टिकुलरली मैं अगले सेशन में डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया। बाकी काल पुरुष का मैंने जो बताया था उसका आप याद रखें। काल पुरुष का, काल पुरुष में सबसे जरूरी क्या था, आपने देखा होगा कि काल पुरुष के अंदर जो भी राशियां हैं, ग्रह हैं, सब कुछ, काल पुरुष क्या है, विष्णु भगवान का रूप है। जो एक साइकिल है जो मैंने बताया था, साइकिल वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलता है, वो साइकिल पृथ्वी के चारों तरफ, और इसमें सभी प्लैनेट्स और राशियां सभी हैं। अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस काल पुरुष में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हेड है, सर, यानी कि ये मेष राशि यहाँ से है। काल पुरुष का जो सिर है, हेड, HED हेड, यहाँ से फर्स्ट राशि है, और इसका जो गर्दन है ये वृष है, टॉरस, और जो बाजू हैं, तो बेसिकली इसमें मैं ड्राइंग में नहीं बना रहा हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग में वो इतना अच्छे से जल्दी में नहीं बनेगा। तो आप याद रखें कि काल पुरुष जो है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ इस पोजीशन में रहता है, एंटी क्लॉकवाइज उसका है, और यहाँ पे लास्ट में जो है वो पैर आते हैं। ठीक है, उस तरह से आप याद रखें। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद रखना है, वो है कि जो आपकी राशियां हैं ये अलग अलग पॉइंट पे वो इस तरह से रहती हैं, और पर्टिकुलरली समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में इन राशियों के अंदर ये आपको याद करना कैसे है कि अगर किसी के मेष राशि एरीज में अगर निगेटिव प्लैनेट ज्यादा है, एरीज में आप चाहे कोई भी लगन होने दो, किसी भी लगन में जनरली हम क्या बोलते हैं कि ये जो है फर्स्ट हाउस है, ये पर्सनैलिटी, बट आपका जो सर है, मतलब ये किसी का अगर समझ लीजिए कि किसी का लगन अगर ये समझ लीजिए अगर 12 है, ठीक है,
या फिर यानी मीन लगन बोलते हैं। लगन के बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ पहले, कभी आप बोलो कि मुझे लगन का भी नहीं पता है। तो यहाँ पे मैंने एक माना है, इस 12 हाउसेस के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है ये, दैट इज मेष। और अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये चेंज होगा। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि लगन चेंज होना, मतलब मेष से वृष, वृष मिथुन ऐसे करके आ जाएगा, लगन चेंज होता है। बट ये हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हाउसेस हमेशा फिक्स रहते हैं। ये मैंने नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बताया है, बट साउथ इंडियन में दैट देयर इज लिटिल डिफरेंट। वहां पे क्या होता है साउथ इंडियन में, आपको मैं ऐसे मोटा मोटा बता देता हूँ याद रखने के लिए। साउथ इंडियन में क्या होता है कि ये फिक्स जगह है राशियों की, ये मेष राशि है, ये वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियों की पोजीशन फिक्स हुई है साउथ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में भाव की पोजीशन फिक्स होती है। ओके, तो ये चीज मैं बाद में बताऊंगा। जैसे किसी का अगर लगन माने सिंह है तो वो यहाँ आ जाएगा, उसमें लगन लिखना पड़ेगा अलग से। किसी का लगन ये, तो यानी कि लगन ऐसे कहीं पे लिखना पड़ेगा लगन को। लेकिन नॉर्थ इंडिया में लगन लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हाउस अपने आप में लगन है। वो हमें लिखने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे जो ये राशियां हैं वो नंबरिंग ऐसे देना पड़ेगा कि ये मेष है उसमें ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि राशि जो है 1 के बजाय 10 आ जाए, यानी कि लगन हो जाएगा मकर। तो ये हमें लिखना पड़ेगा राशियों को, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि लगन कहाँ पे है, प्लैनेट्स कहाँ पे हैं। तो ये डिफरेंस जो है छोटा सा मैं जल्दी में बताया है, आप याद रख सकते हैं। तो अभी ओके, कुछ फ्रेंड अभी ज्वाइन कर रहे हैं। सो ये जो काल पुरुष है इसमें फटाफट अपना याद रखना है कि किसी की भी कुंडली में इसके जो है, यानी कि सर पे जो है मेष राशि है, ये गर्दन हो गई, ये हाथ हो गए, और ये चेस्ट एरिया हो गया, स्टोमक यानी कि 5 सिंह। तो ये पूरा सर्कल आपको याद कर लेना है। इसका फायदा क्या होगा, अगर किसी के 5 यानी कि सिंह में 5 जैसे यहाँ पे है इसका, इस 5 के अंदर अगर निगेटिव प्लैनेट ज्यादा है तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। कब होगी, वो तब होगी जब भी इस 5 को शनि इस 5 से गुजरेगा। किसी की राशि में अगर 5 यहाँ पे जैसे सिंह राशि है, जब भी शनि यहाँ से गुजरेगा तो ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब किसी की भी कुंडली में कोई भी योग आपको दिखता है, वो योग कब फलित होगा, उसके लिए जो गोचर होता है उसमें नंबर 1 पे आता है शनि, नंबर 2 पे राहु केतु, और नंबर 3 पे बृहस्पति। तो ये आपको याद करना है। तो मैंने जल्दी बताने की कोशिश की, इसमें आपका क्वेश्चन होगा, बाद में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट काल पुरुष हो गया है, माइंड का मैंने चंद्रमा का इंपॉर्टेंस बता दिया है, और कर्म का मैंने बताया है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट नोट था ये, आप इसे देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, मैंने आपको बताया था E इक्वल टू MC स्क्वायर। वो शक्ति जिसको हम आपने देखा होगा कि जो हम नवरात्रे करते हैं, नवरात्रों में हम माँ शक्ति को, माँ दुर्गा को, उनके अलग अलग फॉर्म को हम पूजा करते हैं। वो जो शक्ति का फॉर्म है वो इस ब्रह्मांड की शक्ति है एक, यानी कि वो शक्ति ही सबसे पहले डिवाइड होती है अर्धनारीश्वर फॉर्म। इसमें जो है समझ लीजिए कि ये मेल, फीमेल, या फिर इसमें सारी चीजें आती हैं। ओके, डे, नाइट, या फिर इसको बोल सकते हैं शुभ लाभ। तो ये मैं अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बट इसको बोल सकते हैं कि बाई थ्योरी, यानी कि 2 फॉर्म में एनर्जी का डिवाइड होना। जैसे यिन और यांग आपने सुना होगा। ओके, तो ये किस लिए है, ये इसलिए है कि जो हमारी 12 राशियां हैं उसमें सारी राशियां पूरे ये चेतना है, ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो 12 राशियां हैं वो डिवाइड कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको आप ध्यान से सुन सकते हैं। और जो पूरी ब्रह्मांड है वो 12 राशियों में डिवाइडेड है, वो मैंने काल पुरुष से आपको बताया था। ये आपने देखा होगा कि काल पुरुष से पूरा 12 राशियां डिवाइडेड है। उसके बाद इन 12 राशियों में जो मेष राशि है, जो 3 यानी कि मिथुन राशि है, 5 यानी सिंह राशि है, 7 यानी तुला, 9 मतलब धनु, 11 कुंभ राशि, जितनी भी विषम राशियां हैं ये मेल फैक्टर हैं। ओके, या फिर इसको बोल सकते हो कि ये एक्टिव प्लेयर्स हैं, और या फिर ये बोल सकते हो कि ये फायरी या फिर विषम, मतलब इसमें बोल सकते हैं कि जो फीमेल है ये सम है, इनके अंदर सॉफ्टनेस होती है जितने भी सम राशियां हैं। ओके, 10 मिनट बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा, और 10 मिनट के बाद थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक रखेंगे। जैसे ही वीडियो बंद होगा 10 मिनट के बाद, उस ब्रेक के बाद फिर से मैं लिंक भेजूंगा और फिर से आप ज्वाइन करेंगे। आज के लिए थोड़ा सा डिले हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कल से हम थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो याद रखें कि 12 राशियों में जो पहली जो विषम है या ओड नंबर्स, ओड हिंदी में बोलते हैं विषम, यानी कि मेष, मिथुन, इस तरह से। और ये हो गया सम राशियां। ओके,
ये जो है ये सॉफ्ट होती हैं। इसका फायदा क्या है, अभी मैं आपको फायदा बताना चाह रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। किसी भी कुंडली में अगर ज्यादा प्लानेट इन राशियों में होंगे, यानी कि समझ लीजिए कि यहाँ पे किसी के 3 प्लानेट जो हैं, सूर्य, चंद्र, या फिर यहाँ पे शनि, 3 प्लानेट है 11 में, और 9 में भी जो है बृहस्पति आ गया, और 7 में भी आ गया, समझ लीजिए कि बुध। यानी कि ज्यादातर प्लानेट अगर ओड में आ जाते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंडेड होंगे, ऐसे लोग जल्दी स्ट्रेस लेंगे, ऐसे लोग लाइफ में तेज बढ़ना चाहेंगे, वो बहुत एक्टिव होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और एनर्जेटिक होंगे। बट वो लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी क्या होती है, जो और साइन वाले होते हैं, कि ये लोग समझ लीजिए कि मेहनती भी हैं, प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, सब कुछ हैं। बट इन लोगों की कमी क्या होती है कि ये सिचुएशन को हैंडल करने में फेल हो जाते हैं। जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आती है तो ये लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए ये देखना है कि ज्यादा प्लानिट कहाँ पे हैं। अगर ये वाले हैं तो ये फीमेल है। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर किसी लड़के की, पुरुष की, मेल की कुंडली में फीमेल फैक्टर ज्यादा है, तो उसकी उसकी जो आदत होगी वो फीमेल जैसी होगी। आपने देखा होगा कि बहुत लड़के जो हैं वो लड़कियों की तरह दिखते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, उनके बिहेवियर लड़कियों की तरह है। तो यानी कि जो फीमेल साइन है, ये फैक्टर कहाँ से आया, अर्धनारीश्वर से आया। अर्धनारीश्वर जो ऊर्जा थी वो जो आपने देखा होगा कि हमारी अर्धनारीश्वर के बारे में मेरे आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो सम है ये स्त्री कारक राशियां हैं, स्त्री कारक। और जो विषम है, 1 मतलब मेष राशि, 3 मतलब मिथुन, 5 ये मैं बता चुका हूँ। तो अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो रफली याद रखें कि किसी की कुंडली में अगर ज्यादा एक्टिव राशियां जो हैं सम है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट माइंडेड होगा, रैशनल होगा। और उनकी नेचर क्या क्या होंगी मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, नेचर वाइज भी। और भी नेचर आपको याद रखनी है, जैसे कि मेल, मेल और ये फीमेल, तो क्या नेचर होंगी, विद इन मिनट बताता हूँ। मेल जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। ये होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड, जिनकी राशियां फीमेल हैं, 2, 4, 6, 8। मेल मतलब 1, 3, ये राशियां जिसकी एक्टिव हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। और ये प्रोसेस ओरिएंटेड, ये जो है माइंड ओरिएंटेड, मतलब इनका दिमाग तेज चलेगा। और जो फीमेल है राशियां वो ए होगा, हार्ट, इमोशनल फैक्टर ज़्यादा होगा। ओके, ये रिजल्ट लेना चाहेंगे, और ये प्रोसेस में, रिजल्ट का मतलब है कि इन्हें मंजिल पे पहुंचने की बहुत जल्दी है। जो फीमेल राशियां, इन्हें मंजिल से मतलब नहीं, वर्तमान सही होना चाहिए। जैसे कि इनको हमेशा जल्दबाजी रहती है। ये फीमेल ओरिएंटेड, ये लड़की जो है, मतलब समझिए, इसको आप फीमेल का मतलब लड़की से मत समझना। फीमेल का मतलब है कि ये लड़की होके भी मेल साइन उसके एक्टिव हो सकते हैं। तो जो लड़की जो है मेल साइन एक्टिव है जिसके, उस लड़की की जो बिहेवियर है वो लड़कों जैसी होगी, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, माइंड ओरिएंटेड होंगे, इस तरह से। तो मैं ये सेशन अभी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंडिकेशन आया है अभी बंद होने का। मैं 10 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करूंगा, और ये टॉपिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। आपके जो सवाल होंगे आप उन्हें नोट करते रहना, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में आपको अच्छे से बहुत बताया जाएगा।